विनर सीरीज की आज सेकंड क्लास में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। विनर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए अपन आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इस क्लास में करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक 10 क्वेश्चन नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर ले और वो 10 क्वेश्चन एक बार रिवीजन जरूर कर ले। अब बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपना इस प्रकार है कि कोई विलियन है जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला। लाल को कैसा कर रहा है, नीला। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, या तो विलियन नीले से कैसा हो जाएगा, लाल, या फिर लाल से कैसा हो जाएगा, नीला। अगर कोई लाल से कैसा हो रहा है, नीला, लाल से कैसा हो रहा है, नीला, या फिर नीले से कैसा होगा, लाल, तो आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो होता है अम्ल और एक होता है क्षारक। तो इन दोनों का ही केवल फर्क है। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं, लाल को क्या कर देते हैं, नीला। मतलब लाल को नीला करने वाला क्या कहलाएगा, क्षारक, जबकि नीले को क्या करने वाला, लाल, वो क्या कहलाएगा, अम्ल। अब बहुत टाइम पे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, अनिलाक्स। क्या याद रखोगे, अनिलाक्स। इस अनिलाक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब तो हो जाएगा अम्ल, नी का मतलब हो जाएगा नीला, और ला का मतलब क्या हो जाएगा, लाल। मतलब जो अम्ल करेंगे वो करेंगे नीले को कैसा करेंगे, लाल, जो मैंने यहां दिखा भी रखा है। अगर मैं पीछे से पढ़ता हूं, शय का मतलब हो जाएगा क्षारक, ला का मतलब हो जाएगा लाल, और नी का मतलब क्या हो जाएगा, नीला। मतलब सारे क्या करेंगे, लाल को नीला। मतलब मैंने एक चीज यहां पे पहचान ली कि कोई जो विलियन था वो लाल से कैसा हो रहा है, नीला। तो वो लाल से नीला कब हो रहा है, तो इसका पीएच मान, पीएच मान पूछा है, तो अम्ल का और क्षारक का अपने को पीएच मान पता होना चाहिए। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो होता है पीएच मान, ये होगा 0 से कहां तक, 7, मतलब 0 से तो अधिक, 7 से क्या होगा, कम। याद रखना 7 भी नहीं होता, 0 से तो ज्यादा और 7 से कम। जबकि जो क्षारक होते हैं वो 7 से तो क्या होता है, अधिक, और कितने तक होता है, 14 तक। कितने तक है, 14 तक। तो फिर 7 किसका होता है, तो 7 होता है उदासीन का। किसका होता है, उदासीन। अगर विलियन कैसा है, उदासीन, तो जो उसका पीएच मान कितना होगा, वो होगा 7। अब क्वेश्चन को पढ़ो, विलियन लाल को कैसा कर रहा है, नीला। इसका मतलब वो होने वाला विलियन कैसा है, विलियन क्षारकीय होगा, तभी लाल से नीला हो रहा है। तो इसका पीएच मान पूछा है, तो क्षारक का पीएच मान कितना है, 7 से तो ज्यादा, और कहां तक होता है, 14 तक। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो 7 से क्या है, ज्यादा। कौन सा, डी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, डी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है, निम्न के अभिक्रिया में एक्स को पहचानिए। तो ध्यान रखना, एक्स को हर कोई पहचान सकता है, अगर नहीं पहचान पा रहे तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन देखना, CaCO3, इसमें CaCO3 का मतलब क्या है, तो CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन हर लाइन में से निकल सकता है। तो CaCO3 का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो याद रखना, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है, ऊष्मा। तो ये टूटेगा, और टूटने के बाद में ये दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, एक तो एक्स का, और कौन सी गैस निकल रही है यहां से, CO2। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसने एक्स का मान पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ और बन रहा होगा, तो वो क्या बनता है, तो आप इसका एक्स का ध्यान रखोगे, यहां पे जो बनता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, CaO। और इस CaO का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। यहां तक बात समझ में आई होगी। इसके अदरवाइज जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका आप ध्यान रखोगे, इसी के कारण क्या होती है, दीवारों पर जब अपन सफेदी करवाते हैं तो तब क्या आ जाती है, चमक। दीवारों पर क्या आती है, चमक। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सफेदी करवाने के बाद में जो दीवारें चमकती है या दीवारों पर क्या आती है, चमक आती है, उसका कारण कौन होता है, तो उसका कारण भी कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये थी कैल्शियम कार्बोनेट की बात। अब यहां कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम भी याद रखना। देखो यहां पे एक सिंगल अभिकारक है, वो टूट कर क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। तो इसके अंदर जो अभिक्रिया हुई है वो कौन सी अभिक्रिया हुई है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और एक पॉइंट यहां से आप लोग और याद रख सकते हो कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है
वो किस किस के अनुसार हो सकती है, मतलब उसके लिए क्या जरूरी है। जैसे यहां ऊष्मा दी है तो इसके लिए क्या जरूरी होती है, एक तो ऊष्मा, इसके लिए ताप, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा की। किसकी, या विद्युत की मैं बोल। 3 पॉइंट है, ऊष्मा भी जरूरी होती है, ताप, या फिर कौन किसकी जरूरत होगी, विद्युत की। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कोई चौक है, वो चौक पड़ा हुआ है तो पड़े पड़े तो वो टूटेगा नहीं, वो तभी टूटेगा जब मैं उसको या तो गर्म कर दूं या कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बाहरी एक्टिविटी कर दूं, तभी वो टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटता है, आप सभी इस चीज को जानते हो। तो इसके लिए अपने को किस किस की जरूरी होती है, ऊष्मा की, ताप की और विद्युत की। तो ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कि कांसा किस मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे शब्द आपको याद रखने हैं, एक तो पिताजी, क्या याद रखोगे, पिताजी। एक आपको याद रखनी है, काश टीना के पास क्या होता, तांबा, काश टीना के पास तांबा होता। तीसरी आपको याद रखनी है कि सोल्जर की सीटी। एक आप याद रख सकते हो, स्टे कर्नल। स्टे का मतलब होता है ठहरना, और कर्नल क्या देता है, आदेश देता है कि स्टे मतलब रुक जाओ। तो ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं, जो 4 ट्रिक है आपके लिए बहुत शानदार काम करने वाली है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के नजरिए से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पी का मतलब क्या है, ता का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, हर एक वर्ड को आपको समझना है, तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। देखो पी का मतलब होगा पीतल, ता है, ता का मतलब होगा तांबा, और तांबा को कॉपर भी बोलते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, सी यू से। जी है, तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, जिंक, और जिंक को किससे लिखते हैं, जेडन से। फिर उसके बाद में कास है, कास का मतलब हो जाएगा खुद कासा। टीना है, टीना का मतलब हो जाएगी टिन, और तांबा है, तांबा का मतलब अभी बता चुका, कॉपर। तो यहां से अपने को अपना उत्तर मिल चुका होगा शायद, कि कांसा। कांसा शब्द जैसे ही पढ़ते हो आपको दिमाग में तुरंत बात याद आनी चाहिए कि काश टीना के पास में क्या होता, तांबा। तो यहां से आप लोग देखोगे कि टीना का मतलब टिन है, क्या हो गया, टिन। तांबा का मतलब क्या हो गया, कॉपर। टिन को लिखते हैं अपन एस एन से, किससे लिखते हैं, एस एन से। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है, कॉपर को लिखा अपन ने सी यू से, तो सी यू केवल इन्हीं 2 ऑप्शनों के अंदर है, पहले में और दूसरे में। इसके साथ में किसका जोड़ा होना चाहिए, एस एन का। एस एन का मतलब टिन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी फॉर बेबी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर है, हो जाएगा। अब ये सोल्जर क्या है, तो सोल्जर से आपको याद रखना है सोल्डर, कौन सी मिश्र धातु, सोल्डर। सीटी है, सी का मतलब हो जाएगा सीसा, और टी का मतलब वही वापस क्या हो जाएगा, टिन। सीसा को बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं, लेड, और लेड को लिखते हैं पीबी से। स्टे कर्नल है, स्टे का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनती है, कर का मतलब हो जाएगा क्रोमियम, कौन हो जाएगा, क्रोमियम। न का मतलब हो जाएगा निकेल, जिसको निकल भी लिखा हुआ मिल सकता है, और ल का मतलब क्या हो जाएगा, लोहा। ये 4 मिश्र धातुएं थी, कौन कौन सी, एक तो हो गई पीतल, एक हो गया कांसा, एक हो गया सोल्डर, और एक कौन हो गया, स्टेनलेस स्टील। चारों के मैंने बता दिए। अब यहां से आप एक एक ऑप्शन के अनुसार बता सकते हो कि कौन सी मिश्र धातु किससे मिलकर बनी है। तो कॉपर प्लस जिंक किससे मिला, पिताजी से। देखो पीतल भी आ रहा है, कॉपर भी आ रहा है, तो किससे बन गया, पीतल। तो पीतल मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनी है, तांबा और जिंक से, तो आ गया कॉपर और जिंक। उसके बाद में ये अपना कांसा हो ही चुका था। उसके बाद में पीबी, पीबी का मतलब हो गया लेड, और एस एन का मतलब क्या हो गया, टिन। तो देखो सी का मतलब सीसा या लेड, टी का मतलब टिन, ठीक है। तो ये किसकी हो गई, सोल्डर की। फेरस, क्रोमियम और निकेल, ये किसका हो गया, स्टेनलेस स्टील। इस स्टेनलेस स्टील का आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें अगर मैं कार्बन मिला देता हूं तो ये उसको बना देता है कठोर। कैसा बना देता है, कठोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब 3 कथन तो सत्य होंगे, एक कथन असत्य होगा, तो अपने को इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो कथन है वो क्या होगा, असत्य। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं कि क्षारीय धातुएं। तो सबसे पहले आपको इन क्षारीय धातुओं का पता होना चाहिए। तो ये क्षारीय जो धातुएं होती है वो कौन कौन सी होती है।
तो क्षारीय धातुएं। ध्यान रखना ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि क्षारीय धातुएं कौन कौन सी है। तो इसके लिए आपको याद रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी होगी क्षारीय धातुएं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये होती है क्षारीय धातुएं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ध्यान रखना ये जो क्षारीय धातुएं होती है इतनी मुलायम होती है कि इनको अपन अगर चाकू लेके काटे तो आराम से क्या कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। तो ये सत्य है, बिल्कुल एकदम क्या है, करेक्ट। ये तो गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, एकदम राइट। तो आपको यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं? तो तीन में से कोई ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करना अपने को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद में सोना, किसकी बात हो रही है? सोने की, अर्थात गोल्ड। सबसे अधिक आघात वर्धीय और तन्य धातु है। यह स्टेटमेंट भी क्या है, सत्य। तो सोना क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि आघात वर्धीय और तन्यता क्या होती है। आघात वर्धीयता का मतलब होता है कि जो धातु होती है उसको पीट पीट कर जो चादर आती है जिनको अपन चद्दर बोलते हैं, उस टाइप में क्या कर सकते हैं, इनको बिछा सकते हैं। तो सबसे मोस्टली किसको कर सकते हैं अपन? सोने को। और तन्यता क्या होती है? इसको अगर अपन खींचे तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्या बना सकते हैं, तार। और आपने एक चीज पढ़ी भी होगी कि 1 ग्राम सोने से, कितने ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोने को अगर अपन तार के रूप में खींचते हैं तो कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर लंबा क्या कर सकते हैं, तार के रूप में खींचा जा सकता है। ओनली 1 ग्राम सोने को खींच खींच के कितना लंबा तार बना सकते हैं अपन? 8 किलोमीटर का। और गोल्ड 24 कैरेट होता है, जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो ये बात भी छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्या रखनी है, याद है रखनी है। यहां से चलते हैं तीसरे पॉइंट पे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड। अब ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी, उभय का मतलब होता है दोनों। ये जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय की तरह भी व्यवहार करते हैं और ये किसकी तरह भी व्यवहार करते हैं? क्षारीय की तरह भी क्या करते हैं, ये व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन आपको उदाहरण पूछ ले कि कोई दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो परिभाषा क्या हुई कि ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल क्या है, सत्य। तो बच्चा कौन सा? एक ही बच्चा है जो असत्य होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन मेरे क्या है, बिल्कुल सही। तो चौथा ऑप्शन पढ़ लो कि मैग्नीशियम और जिंक को खुले में रखने पर क्या कर लेती है, ये आग पकड़ लेती है। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल है गलत। तो ये मैग्नीशियम और जिंक नहीं होती, तो वो कौन सी होती है? तो ये होती है लिथियम और सोडियम। कौन कौन सी? लिथियम और सोडियम। ये क्या होती है कि इनको अगर खुले में रख दें तो ये ऑटोमेटिकली क्या पकड़ लेती है, आग। इसलिए इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसके तेल में? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्वेश्चन आपको आ जाए कि ऐसी दो धातुओं के नाम लिखिए जो खुले में रखने पर क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो क्या क्या हो जाएंगे उसका? लिथियम और सोडियम। और इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं इनका? कि इनको किस में रख दो? मिट्टी के तेल में, अर्थात केरोसिन के तेल में इनको रख दो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? डी उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने को क्या पूछा था, असत्य कथन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक बहुत कम होता है? ध्यान रखना कि जो धातु होती है, कौन धातु, इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है धातुओं का गलनांक? ज्यादा। लेकिन वो पूछ रहा है कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनका गलनांक क्या होता है, कम। तो वो धातुएं होती है, एक तो होता है गैलियम Ga, एक होती है सीजियम Cs। इनका गलनांक इतना कम होता है कि अगर मैं इनको हथेली के ऊपर रख लूं तो ये क्या करने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? पिघलने लग जाती है। कब? हथेली के ऊपर रखने पर। हथेली पर रखने पर ये क्या कर जाएगी, पिघल जाएगी। क्या कर जाएगी? पिघलेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? गैलियम भी है, सीजियम भी है, तो डी ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही अपनी क्या है, ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम। एक ऑप्शन अपना पारा लिखा हुआ है, तो इस पारे का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको पता है कि जो धातुएं होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। लेकिन जो ये पारा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। ये ऐसा है कि ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कोई धातु का नाम लिखिए जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना?
पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि एक्वारेजिया, जिसको किस नाम से भी जानते हैं अपन, अम्ल राज में सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HNO3। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल। तो ये सूत्र मैंने किसका लिखा, नाइट्रिक अम्ल का। तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें इनको आगे पीछे रख सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आगे, नाइट्रिक को रख सकता है पीछे। और आप अगर इस क्वेश्चन को रट के बैठे हो तो श्योर है इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे। तो फिर इस क्वेश्चन में अपन करें क्या, तो इस क्वेश्चन को करने का एक जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान रखना। इस जब मैं HCl में अगर मैं काउंटिंग करता हूं, इनके जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं इनकी काउंटिंग करता हूं मैं, तो कितने आ रहे हैं भाई, 1 2 3। मतलब इसके साथ तो कितना जाएगा, 3, और जो बच गया उसके साथ में जाएगा 1। कितना जाएगा, 1। तो जो वो अनुपात होता है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का तो कितना होगा, 1, और नाइट्रिक अम्ल का कितना होगा, 3। अब ये देखो कि आगे किसको रखा गया है, तो क्वेश्चन में पहले नाइट्रिक अम्ल था तो पहले कितना आएगा, 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां है, पीछे, तो कितना आएगा, 3। तो कितना उत्तर हो गया, 1:3। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब इसके अलावा ये अम्लराज क्या होता है, तो ध्यान रखना ये एक भभकता द्रव होता है। कैसा भभकता, जैसे उबलता हुआ होता है ना वैसे। तो ये भभकता द्रव है, ये एक काम कर सकता है, गोल्ड को क्या कर सकता है, गला सकता है। गोल्ड को क्या कर सकता है, ये गला सकता है। ये होता है एक्वारेजिया। ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर आगे है, नाइट्रिक अम्ल अगर पीछे है, तो यही ऑप्शन चेंज होकर कितना बन जाएगा, 3 और 1 का अनुपात। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl। इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 दिख रहे होंगे आपको, तो 3 होगा इसके साथ में। ये आगे है तो 3 आगे, ये पीछे है तो 3 भी कहां चला जाएगा, पीछे। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है। याद रखना जो अधातुएं होती है वो विद्युत की होती है कुचालक। क्या होती है, कुचालक। अर्थात इनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, तो विद्युत की क्या होती है, कुचालक। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया कि विद्युत का क्या, सुचालक धातु का आप क्या बताइए नाम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो विद्युत की जो सुचालक धातु होती है बेटा वो होती है कौन सी, ग्रेफाइट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D4 देवी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। राइट, याद रखो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है, ग्रेफाइट। अब जो 4 ऑप्शन अपन ने रखे हैं उनका भी जिक्र अपन कर लेते हैं। देखो हीरा, हीरा है अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ। तो क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे जो कठोर है वो कौन है बेटा, हीरा। कर लोगे। उसके बाद में है आयोडीन। आयोडीन क्या है, चमकीली अधातु। कैसी है ये, चमकीली अधातु। वैसे अधातु में चमकीली नहीं होती, लेकिन ये भी अपवाद है इसका कि कौन सी ऐसी अधातु है जो क्या है, चमकीली। ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु। अभी मैंने पारा के बारे में पढ़ा था, मरकरी के बारे में, तो वो तो क्या थी, ऐसी धातु थी जो क्या थी, द्रव अवस्था में। ये ऐसी अधातु है, धातु पूछे तो पारा या मरकरी, और अधातु पूछे तो कौन, ब्रोमीन। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि धातुएं होती है ठोस अवस्था में, अधातुएं होती है ठोस और गैसीय अवस्था में। कोई सी भी न तो धातु और न अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये 2 अपवाद पैदा हो गए जो कौन सी अवस्था में पाए जा रहे हैं, द्रव अवस्था में। तो धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो क्या बना लेंगे अपन, मरकरी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस अभिक्रिया में परमाणु या आयनों का आदान प्रदान होता है कि तू मेरा ले जा मुझे तेरा दे जा। तो यह कहानी होती है बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। कौन सी अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलती है कि आयनों का क्या कर लो, आदान प्रदान, कि मेरे वाला तेरे को दे जा, तेरे वाला मेरे को दे जा। तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, B4 बेबी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुई, आई होप समझ में आ गई होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब मैंने उसको दे दिया, उससे मैंने ले लिया, यह होता है द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कौन सा, अधिक
क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है। कौन अधिक क्रियाशील किसको हटा देगा, कम क्रियाशील यौगिक। ठीक है, ये हो जाएगी कौन सी, विस्थापन। अपचयन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो जाए, कमी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोजन का क्या हो जाए, योग हो जाए, हाइड्रोजन का योग, योग बोले तो वृद्धि, तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी इसमें, वृद्धि। इन चीजों की सबकी अपन बात करेंगे, फिलहाल आपको परिभाषा इनकी याद रखनी। उपचयन क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा, इसमें ऑक्सीजन की तो क्या होगी, वृद्धि, और वृद्धि को बेटा आपको लैंग्वेज में यह भी मिल सकता है, ऑक्सीजन का क्या, योग, और हाइड्रोजन की कमी को बोल सकते हैं बेटा क्या, इसको हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन का ह्रास, ये क्या हो जाएगी, कमी। ये होती है अपनी उपचयन अभिक्रिया। अपने पास में इतना टाइम है नहीं कि इनको भी अपन डिटेल में पढ़े, क्योंकि अपन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो चिप्स की जो थैलियां होती है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो चिप्स की जो थैलियां होती है बेटा उसमें भरी जाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है यह है कम क्रियाशील गैस। कौन सी गैस है, कम क्रियाशील बोल दो या अक्रिय गैस बोल दो। कौन सी गैस, कम क्रियाशील बोल दो या फिर क्या बोल दो, अक्रिय गैस, जिसके कारण पदार्थों का क्या नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, पदार्थों का क्या नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, जिसके इनकी स्वाद तथा गंध क्या नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं, पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो चिप्स की जो थैलियां होती है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, कम क्रियाशील या अक्रिय गैस होती है, जिसके कारण पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, याद रखना इस चीज को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कभी भी अपन ने चांदी के आभूषण अगर पहने हैं तो थोड़े टाइम पश्चात में अपन देखते हैं कि वो जो चांदी है वो किस कलर की पड़ने लग जाती है, काले रंग की। किस कलर की पड़ने लग जाती है, वो काले रंग की। और ये होता है संक्षारण के कारण। कैसे, कि जब कभी भी कोई भी पदार्थ वायु, नमी, आर्द्रता के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वो क्या होने लग जाती है, संक्षारित होने लग जाती है, अर्थात नष्ट होने लगती है। तो चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, काले रंग की। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिफोर बेबी हो जाएगा। अब ध्यान रखना, आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि हरे रंग की जो परत है वो किसके ऊपर चढ़ती है, तो हरे रंग की परत चढ़ेगी तांबे के ऊपर। किसके ऊपर, तांबे के ऊपर। उसके बाद में मैं पूछूं भूरे रंग की, तो भूरे रंग की परत चढ़ती है लोहे के ऊपर। किसके ऊपर, लोहे के ऊपर। अगर आप इन चीजों को भूल जाओ तो आसानी से मैं इनको याद करवा सकता हूं। काले रंग की किसके ऊपर चढ़ रही थी, चांदी के ऊपर, यही थी। अब इनकी मैं ट्रिक्स की बात करूं तो ट्रिक्स इनके लिए बेहद शानदार ट्रिक्स हैं जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। जैसे चांदी की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कंचा। क्या याद रखना है, कंचा। कैफोर काला, चाफोर चांदी। हरे रंग की मैं पूछूं तो आप याद रखोगे हाथी। हा का मतलब हरा, तय का मतलब हो जाएगा अपना तांबा। उसके बाद में मैं बात करूं भूरे रंग की पे, इसको याद रख सकते हैं अपन भालू से। किससे, भालू से। बैफोर भूरा रंग और लेफोर लोहा। तो इन क्वेश्चन के साथ में आज के अपन टॉप 10 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए। कुल मिला के अपने केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चनों की बात कर ली है। ऐसे करते करते अपन केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। उसके पास जैसे ही ये सीरीज अपनी खत्म होती है बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में अपन करेंगे साइंस के पूरी बुक के टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय, लव यू ऑल।